हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के सचिन क्लासेस में। एस के सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो। आज हम भारतीय इतिहास चैप्टर नंबर 2 ऐतिहासिक स्रोत, लूसन समान ज्ञान, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, एमसीक्यू फॉर एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंकिंग, पुलिस इत्यादि के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? थर्ड का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पुराण। पुराण को श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं वह विश्व में अलभ्य है? महाभारत में। ठीक है, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें यहाँ लिखा है कि उस ग्रंथ में है जो विश्व में है और उस ग्रंथ में नहीं है जो वह विश्व में अलभ्य है। तो ऐसा महाभारत है। त्रिपिटक जैन धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिलिंद पंडो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद के रूप में है? तो 8 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, नागसेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजनीतिक नीतियाँ पर। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राजतरंगड़ी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? महाभाष्य के रचनाकार का नाम बताना है। तो महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था? कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? 15 का ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है? विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम बताना है आपको। बताइए, विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है। 16 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, विक्रमांक चरित के रचना का नाम बिल्हड़ है। चंद द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? चंद द्वारा रचित ग्रंथ का नाम पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था?
निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो 18 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो इतिहास के पिता के नाम से भी जाना जाता है, हेरोडोट्स को। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, मेगास्थनीज सबसे पहले भारत का दौरा किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफिया की रचना किसने की? जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, स्ट्रैबो। जियोग्राफिया की रचना स्ट्रैबो ने की, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। प्लिनी की पुस्तक का नाम है, प्लिनी वैज्ञानिक थे, उनकी पुस्तक का नाम था नेचुरल हिस्ट्री की, क्या था? नेचुरल्स हिस्टोरिया, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। पेरीफल्स ऑफ एरीथ्रियंसी की रचना किसने की? पेरीफल्स ऑफ एरीथ्रियंसी की रचना किसने की? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। फायान कहाँ का निवासी था? फायान कहाँ का निवासी था? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, फायान चीन का निवासी था। कहाँ का था? चीन का। अगला क्वेश्चन है, फायान किसके शासन में काल में भारत आया था? फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? 25 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड फायान शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? 26 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहुमा कहकर संबोधित किया? आपको बताना है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहुमा कहकर संबोधित किया? कब आया था? 9वीं सदी में आया था। कौन आया था? सुलेमान का। ये कौन था? एक यात्री था, ठीक है। तो वो रोहिमा कहकर किससे संबोधित किया था? आपको बताना है 27 का। तो ये पाल को रोहुमा कहकर संबोधित किया। अलबुर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर डी ए इज द राइट आंसर, हो ए इज द राइट आंसर, महमूद गजनवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, मोरक्को देश से आया था। कहाँ सा? मोरक्को देश से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया भारत आया था? अब यहाँ पर यह भी सिद्ध हो गया कि ये यात्री इब्न बतूता कहाँ का था? दक्षिणी अफ्रीकी, देखो है ना, दक्षिण अफ्रीकी मोरक्को का था। तो ये बताना है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो मोरक्को देश से आया था, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोरक्को से आया था, तो इस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1447 से 1444 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? 31 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, देवराय सेकंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 32 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, 1861 ईस्वी में। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडिया एर्कोलॉजी। द फादर ऑफ इंडिया एर्कोलॉजी मतलब भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कहा जाता है। किसे? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन था, ये आपको बताना था। 34 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, दयाराम साहनी। किसने किया? दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे 37 का ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है आपको बताना। 38 का न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? 38 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करना ही न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करना ही न्यूमिस्मेटिक्स के कहलाता है। 38 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एशिया माइनर स्थित बेगाज कोई का महत्व इसलिए है कि आपको बताना है एशिया माइनर स्थित बेगाज कोई का महत्व इसलिए है कि क्यों महत्व है एशिया महत्व का बताना। 39 का 13 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? एशिया माइनर स्थित बेगाज कोई का जो महत्व है वहाँ से अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र व नासत का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। हम क्वेश्चन है अशोक का शिलालेखों को पढ़ाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? 40 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो 41 का ऑप्शन नंबर डी ए इज द राइट आंसर। वो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। क्या प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है क्या अशोक के अभिलेख? ठीक है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं आरमाइक ये भाषा थे, 2 भाषा थे, अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आपको बताना 42 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, सर एक गुना गंधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो 43 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी आपको बताना है। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, खरोष्टी लिपि को ही दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। याद रखना हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। 45 का बताना है आपको आंसर। 45 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, केवल वासुदेव से। क्या? केवल वासुदेव से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? आपको बताना है 46 नंबर का करेक्ट आंसर बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। आपको बताना है 46 का करेक्ट आंसर। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द राइट आंसर, हाथी गुफा अभिलेख एक नरेश जो अभिलेख ऐसा है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? 47 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यमन राजा मिनांडर द्वारा। क्या? यमन राजा मिनांडर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, बी इज द राइट आंसर सॉरी, शकछत्रप रुद्रदमन द्वारा। क्या? शकछत्रप रुद्रदमन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 48 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? 48 का ऑप्शन नंबर ए रुद्रदमन की। कहाँ? रुद्रदमन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आपको बताना है किस अभिलेख में, बताइए। 49 का करेक्ट आंसर बताइए। 49 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, महाक्षत्रप रुद्रदमन और जूनागढ़ अभिलेख में दोनों का उल्लेख मिलता है। किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक का।
कहाँ? महाक्षत्रप और जूनागढ़ अभिलेख में यहीं पर उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो 50 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रयाग में, प्रयाग के, कहाँ? प्रयाग के। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो 51 का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। समुद्रगुप्त। क्या है? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। मेहरौली स्थित, मेहरौली कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और मेहरौली मतलब स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ सदी में हुआ है। कहाँ? चतुर्थ सदी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो 53 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, चंद्र। और नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक अभिलेख? तो 54 का ऑप्शन नंबर सी, एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख ऐसा अभिलेख था जो सती प्रथा का पहला पुरातात्विक अभिलेख मिलता है। कहाँ? एरण अभिलेख से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो 55 का ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त से। एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है, लेकिन सती प्रथा का पहला पुरातात्विक जो उल्लेख मिलता है वो एरण अभिलेख से मिलता है। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, राइट हो जाएगा। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलता है? आपको बताना है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलता है? आपको बताना है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 57 का ऑप्शन नंबर ए, ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, ऑप्शन नंबर तेरा राइट आंसर। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है बी इज द राइट आंसर। क्या? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख से। ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में जो कवि कालिदास का नाम उल्लेख मिलता है, उल्लिखित है। कहाँ उल्लेखित है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में कवि कालिदास का नाम उल्लेखित मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो 59 का जो आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर, राजा राजराज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? आपको बताना है। तो 60 का मतलब 60 का, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर, उत्तर मेरू। उत्तर मेरू से ही विस्तृत जानकारी मिलती है, उत्तर मेरू से। याद रखना। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ है? तो आपको बताना है 61 का राइट आंसर। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ है? कौन सी ईस्वी में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ है? आपको बताना है। तो 61 का ऑप्शन नंबर 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, आपको बताना है। तो भारत में प्राचीनतम मुद्रा आहत सिक्के को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, आहत सिक्कों को प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है या प्राचीनतम सिक्का के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो स्वर्ण मुद्राएं जो है इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो 64 का जो राइट आंसर कुषाण शासक ने। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, कुषाणों ने। सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बने हैं? सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने?
65 का आंसर देना है तो 65 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर सीसा। 65 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर सीसा धातु से बने हैं। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? निम्नलिखित में किसने सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ऑप्शन नंबर तो 66 का ऑप्शन नंबर सी कुषाण शासक ने। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? आपको बताना है 67 का। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल में। सिक्के जो सर्वाधिक जारी किए गए थे वो गुप्त काल में जारी किए गए थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं। 68 का ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अरिकमेडु से। रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं? अरिकमेडु से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है जल्दी बताइए 69 का। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के चलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर भीमबेटका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो 70 का हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर ए सुवर्णभूम को। सुवर्णभूम के नाम से भी जाना जाता था किसको? बर्मा को। और अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। 71 का डी इज द राइट आंसर। 72 नंबर पिलनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? पिलनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो 72 का ऑप्शन नंबर बी द राइट भाषा में, लैटिन भाषा में। अब क्वेश्चन है चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है चचनामा? तो 73 का जो है राइट हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, अरबी भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले में क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना ही निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? तो 74 का ऑप्शन नंबर डी मागध हुआ लोगों का। ठीक है, मागध का व्यवसाय था। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी, कब की थी? चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी, कब की थी आपको बताना है। 75 का ऑप्शन नंबर डी 518 से 522 ईस्वी पूर्व में यात्रा की थी। अब क्वेश्चन है महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ? महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन द्वितीय का LLA होल अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है रवातक अभिलेख किससे संबंधित है? रवातक अभिलेख किससे संबंधित है? तो रवातक अभिलेख ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कनिष्क से संबंधित है। किससे? कनिष्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 72 नंबर का भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था ये आपको बताना है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग अंग्रेजों ने ही किया था, लेकिन अंग्रेजों ने किसने किया था? 78 का ऑप्शन नंबर है हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस ने किया था। अगला क्वेश्चन है किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया? किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया है? ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने ही ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो 80 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खरोष्टी लिपि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन का सी इज द राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो अगर आपको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितने लोग ना सब्सक्राइब किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो हम और ज़्यादा वीडियो लेकर आएंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, कल हम एक नए सेशन के साथ मिलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। कल का हमारा जो चैप्टर है वो प्रागैतिहासिक काल है। आप प्रागैतिहासिक काल के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।